देखो स्केल है क्या आपके पास? देखो अगर सपोज जस्ट वेट, ये देखो ये स्केल दिख रहा है सबको? स्केल के ऊपर तुम देख सकते हो आराम से कि ये देखो, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक सेंटीमीटर जो है, तो 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर बनता है, बराबर है? तो अभी सपोज ये है 0, राइट, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बराबर? 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है उसको, और उसमें से एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मिलीमीटर बोलते हैं, करेक्ट है ना? तो अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये इसका हो गया लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लीस्ट मतलब क्या? मिनिमम, और काउंट मतलब काउंट, मेजर करना। तो मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट्स कॉल्ड एज द लीस्ट काउंट। एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द नॉर्मल स्केल? इट इज 1 मिलीमीटर। देखो 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल, नॉर्मल स्केल। अभी सोचो, अगर कोई कोई भी चीज जो है वो अगर 1 मिलीमीटर से भी अगर छोटा है, 1 मिलीमीटर से छोटा, तो क्या वो उसका जो वैल्यू है या उसका जो लेंथ है, वो हम इस स्केल से मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही कितना है? 1 मिलीमीटर। तो क्या हम ये स्केल से बैक्टीरिया मेजर कर सकते हैं? बैक्टीरिया का साइज मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या एयर मॉलिक्यूल का साइज मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं, वो उनका जो लेंथ है वो एक्चुअली 1 मिलीमीटर से भी छोटा है, और इसीलिए हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो मिनिमम कितना लेंथ होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का जो हम उसको मेजर कर पाए स्केल से? 1 मिलीमीटर। यस, दैट इज कॉल्ड एज द लीस्ट काउंट। रिमेम्बर, समझा ये बात? लीस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ? चलो अभी ये जो है ये स्केल का जो लीस्ट काउंट है, तो वो हमने समझ लिया, इट्स गोइंग टू बी सपोज 1 मिलीमीटर। ओके, बट हर एक इंस्ट्रूमेंट को भी अपना अपना लीस्ट काउंट होता है, ये पता है तुमको? एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज इट्स ओन लीस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव दिस, ये स्केल को 2 मिनट के लिए बाजू में रखो। देखो, अगर तुमने अगर कभी ये देखा होगा और इस टाइप का मिलियमीटर या माइक्रोमीटर या वोल्ट मीटर देखा है लैबोरेटरी में? तो लैबोरेटरी के अंदर जो मिलियमीटर या वोल्ट मीटर होते हैं, तो उनके ऊपर इस तरह का मार्किंग हुआ करता है, तुमने देखा होगा। देखो, ये सपोज पॉइंटर होता है, उसके अंदर ये लंबा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो कवर्ड होता है, ठीक है? यहाँ पे नॉब वगैरह होते हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंटर रेस्ट करता है पहले, और यहाँ पे वो 0 दिखाता है, 0। फिर डिविजन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे, फिर 1 2, ऐसे अलग अलग डिविजन्स होते हैं, और वो पूरे सर्कुलर स्केल पे जाते हैं, ठीक है? ये लास्ट डिजिट है सपोज जो वो मेजर कर सकता है, और यहाँ से ये तो कवरिंग है, और बाकी यहाँ से एक पॉइंटर निकलता है, और वो पॉइंटर रेस्ट करता है इधर नॉर्मली 0 पे, ऐसे, ठीक है? अभी सोचो, ये जो पॉइंटर है, अभी ये पॉइंटर मिनिमम कितना मेजर कर सकता है बताओ? अगर सपोज ये एक मिलियमीटर है, और ये इसके अंदर जो है वो टोटल 100 डिविजन्स है, और इसका जो मेन ये जो है वो यहाँ पे 0 दिखा रहा है, और ये जो है वो 10 एम्पियर दिखा रहा है, फाइनल 10 एम्पियर दिखा रहा है इधर, ठीक है? और ये 100 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है।
तो मिनिमम कितना वो मेजर कर सकता है करंट? 10 एम्पियर्स को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, तो इसलिए हर पार्ट कितना बनेगा? 0.1 एम्पियर का बनेगा। दैट्स इट। तो 0.1 एम्पियर, दिस इज गोइंग टू बी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस टाइप ऑफ अ मिलीमीटर। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कैसे ढूंढना होता है, समझा ठीक से? चाहे वो मिलीमीटर हो या वोल्टमीटर हो या मल्टीमीटर हो या माइक्रोमीटर हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। इवन हमारा जो तुमने शॉपकीपर के पास अगर गए रहेंगे तो तुमको पता होगा इस टाइप का एक वेइंग बॉक्स होता है, देखो, इसके ऊपर डिजिट्स दिखते हैं हमको। ये देखो यहाँ पे, तो सपोज ऐसा एक है, तो यहाँ पे एक डिजिटल डिस्प्ले होता है जिसके ऊपर हमको दिखाई देता है ये 0.001 ऐसा है सपोज। तो अगर ये सपोज ऐसा है तो इसका लिस्ट काउंट कितना है ये समझ सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, दिख रहा है 3 डिजिट्स। और दूसरी तरफ अगर सपोज दूसरा कोई एक डिजिटल अगर वो है बॉक्स है और उसके ऊपर अगर रीडिंग हम देखते हैं तो वो रीडिंग सपोज ऐसा हमको दिखाई देता है, जो सपोज 2.5 ऐसा दिखाई दे रहा है किलोग्राम ना। तो अभी सोचो ये जो ये है डिजिटल वेइंग मशीन है और ये जो डिजिटल वेइंग मशीन है, इन दोनों में से कौन सा अच्छा है बताओ? अभी इसके अंदर हमको कैसे रीडिंग्स मिलेंगे पता है ना? देखो सपोज उसके ऊपर हम कोई भी चीज अगर रख देंगे तो उसमें से जो हमको रीडिंग मिलेंगे वो इस टाइप के होंगे कुछ। सपोज यही रीडिंग, सपोज ये एक बॉक्स हमने यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया जिसका वेट 2.5 किलोग्राम है, उसको ही हम यहाँ पे अगर रखेंगे ना तो वो कैसे दिखाएगा हमको? वो दिखाएगा 2.532। अभी देखो किलोग्राम। तो अभी इसमें बताओ इसका लिस्ट काउंट कितना है और इसका लिस्ट काउंट कितना है, कैसे ढूंढेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि अगर तो यहाँ पे अगर सपोज इसके ऊपर हमने कुछ भी अगर एक्स्ट्रा चीज डाल दिया, एक छोटा चीज अगर डाल दिया तो यहाँ पे क्या बनेगा? अगर बहुत छोटा चीज डाला तो इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर तो हम एक सपोज इसके ऊपर अगर पानी के बूंदे डालते गए, एक बूंद डाला, दूसरा बूंद डाला, तीसरा बूंद डाला, ऐसे अगर पानी के बूंद हम डालते गए और अगर पता चलता है कि एक एक बूंद डालने के बाद यहाँ पे 2.6 हो जाता है, देखो यहाँ पे कौन सा डिजिट चेंज हो गया? डेसिमल पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट चेंज हो गया। मतलब अभी पहले कितना था? 2.5 और अभी कितना हो गया? 2.6। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2.6 माइनस 2.5 अगर करेंगे तो हमको क्या मिलता है? 0.1 किलोग्राम। दैट इज गोइंग टू बी द लीस्ट काउंट, वी कैन से। समझा क्यों? क्योंकि इसमें ये जो लास्ट डिजिट है, ये लास्ट डिजिट जब चेंज होगा तभी वो रीडिंग चेंज होगा ना। तो इसलिए लास्ट डिजिट मतलब कौन सा है? लास्ट डिजिट जब चेंज होगा तो उन दोनों रीडिंग्स के बीच में कितना डिफरेंस आएगा? तो उसको हम बोल सकते हैं 0.1, इतना डिफरेंस आएगा। और ये भी बोल सकते हो कि अगर सपोज इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं रखा है, ये जो है डिजिटल वेइंग मशीन, इसके ऊपर अगर कुछ भी नहीं रखा है स्टार्टिंग में, तो ऐसे केस में अगर हम कुछ रखेंगे तो थोड़ा बहुत हल्का चीज अगर रखेंगे कुछ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे मिनिमम कितना वो दिखाएगा वहां पे? तो वो 0.1 इतना ही मिनिमम रीडिंग दिखा सकता है, बराबर है? तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसका ये कितना है, लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 किलोग्राम। ओके, ये वाले का, पहले वाले का। लेकिन अभी दूसरे वाले के बारे में सोचो, अगर हमने इसके ऊपर अगर छोटा एक कोई हल्का चीज अगर डाल दिया, पानी का एक बूंद भी अगर डाल दिया, तो भी क्या होगा ना कि ये जो है ये लास्ट डिजिट चेंज होगा, तुरंत हमको वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे 2 के बदले क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अभी देखो 2 के बदले 3 आ गया, पहले कितना था वो? 2.532 था और अभी कितना बन गया वो? 2.533 बन गया। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 2.533 में से अगर माइनस करेंगे 2.532 तो कितना मिलता है? 0.001 किलोग्राम। मतलब ये जो है ये उसका लिस्ट काउंट हो गया। That means this weighing balance can measure the readings up to 0.001 kilogram. So that means it's more accurate because its list count is less.
and this has a least count of 0.1 kilogram only. That means it is not that much accurate. It can measure up to this 0.1 kilogram accuracy level only. मतलब डेसिमल पॉइंट के एक डिजिट तक ही वो एक्यूरेट मेजर कर पा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद तीन डिजिट्स तक एक्यूरेटली मेजर कर रहा है। जरूर रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट हो गया ना ये, तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी, इसकी कॉस्ट थोड़ी कम होगी। कॉस्ट का छोड़ो, लेकिन हमको लेना देना किससे है, लीस्ट काउंट के साथ है। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट जो है वो हम समझ रहे हैं कि इस टाइप के जो वेइंग मशीन्स होते हैं तो उनका लिस्ट काउंट किस तरह से निकाला जा सकता है। तो जो वेट डालने से कुछ ना कुछ उसके रीडिंग में फर्क पड़ता है, तो उसको हम बोलेंगे उसका लिस्ट काउंट। अच्छा, थर्मोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है बता सकते हो? थर्मोमीटर देखा है कभी? जब बुखार आता है तो हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं, बराबर कि नहीं? तो उस थर्मोमीटर का मुझे बताओ लिस्ट काउंट कितना होता है? उसके अंदर क्या होता है, इस टाइप का एक ऐसा मर्क्यूरी का ये होता है, और ये ग्लास का एक ट्यूब होता है जिसके अंदर वो इंसर्टेड रहता है ऐसे। ये सपोज ग्लास का एक ट्यूब है और उसके अंदर वो भरा हुआ है मर्क्यूरी, और यहाँ पे एक बल्ब होता है जिसके अंदर ये मर्क्यूरी जो है वो पूरा भरा हुआ होता है इस तरह से, बराबर है? दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। एंड व्हाट प्रिंसिपल दिस थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन? तो ये थर्मोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे चलता है? देखो, थर्मल एक्सपांशन के प्रिंसिपल पे वो काम करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, इस पोर्शन का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा ना, तो उससे क्या होगा कि ये मर्क्यूरी थोड़ा सा एक्सपांड होगा, और जैसे ही एक्सपांड होगा तो उसका जो लेंथ है वो बढ़ेगा। अभी सपोज उसका लेंथ जो है वो यहाँ तक है, नॉर्मली वो यहाँ तक है सपोज, तो हम उसका रीडिंग जो है वो लेंगे इस तरह से, जहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे सपोज यहाँ से 0 है, 0 फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगे, सपोज यहाँ पे 30 डिग्री आ जाता है, तो यहाँ पे वो 30 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, ठीक है। अभी जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो यहाँ पे वो 31 दिखाएगा, बराबर है? 31 दिखाएगा, एक डिजिट ऊपर जाएगा तो वो 31 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। तो इसका मतलब अभी इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया? 31 और 30 में जो डिफरेंस है उतना ही ना, जो कि 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस ये उसका लिस्ट काउंट हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका मतलब इस थर्मोमीटर से हम ऐसे टेम्परेचर डिफरेंसेस नहीं मेजर कर सकते हैं जो लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस हो। तो 1 डिग्री सेल्सियस से छोटे टेम्परेचर डिफरेंसेस हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट ही 1 डिग्री सेल्सियस है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है, तो उससे कम वाला रीडिंग हम उससे मेजर नहीं कर सकते। ये बात अच्छी तरह से याद रखो। और उसी की वजह से क्या होता है ना कि अभी सपोज ये थर्मोमीटर हम यूज करेंगे, तो उससे मेजर किया हुआ जो ऑब्जर्वेशन रहेगा या उससे मेजर किया हुआ जो टेम्परेचर रहेगा, उसके अंदर मैक्सिमम 1 डिग्री सेल्सियस तक का एरर तो आने वाला ही है कि नहीं? अगर हम मेजर करते हैं उसको 29 डिग्री सेल्सियस सपोज, तो हमें क्या पता 29 डिग्री सेल्सियस ये 29.5 है या वो 28.5 है? तो 29.5 और 28.5 के बीच में कितना भी हो सकता है, बराबर है? इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिफरेंस है? 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो इसलिए 1 डिग्री सेल्सियस तक का मैक्सिमम डिफरेंस उसके अंदर आना ही आना है। तो इसलिए जब भी हम मेजर करते हैं इस थर्मोमीटर यूज करके, तो अगर वो कहते हैं कि द टेम्परेचर इज 29 डिग्री सेल्सियस, बट वी डोंट नो इन द डेसिमल्स, तो डेसिमल में हमको पता नहीं कि वो कितना है आगे पीछे, तो इसलिए वो 28.5 से लेके 29.5 तक कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए जब भी हम इस थर्मोमीटर को यूज करके कोई भी टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो उसके अंदर मैक्सिमम 1 डिग्री सेल्सियस का एरर आने वाला ही है। या इवन सेम चीज जो है वो हम देख सकते हैं इसके बारे में, जो स्केल हमने अभी लिया था, याद करो। तो स्केल के केस में हम देख सकते हैं आराम से कि स्केल के अंदर उसका लिस्ट काउंट कितना था? 1 मिलीमीटर, बराबर। तो अगर लिस्ट काउंट ही 1 मिलीमीटर है, तो ऐसे केस में फिर देखो ठीक से, सपोज ये स्केल है, ठीक है, इसका लिस्ट काउंट ही 1 मिलीमीटर है। तो इसलिए अगर इस स्केल को यूज करके अगर हम सपोज कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर मेजर करते हैं, और अगर हमको पता चलता है कि वो ऑब्जर्वेशन
सपोज 2.7 है, ठीक है। इसको यूज करके हम कोई भी एक मेजर करते हैं मेजरमेंट, और यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट हमको पता चलता है 2.5 है सपोज। लेकिन अभी ये पता है हमको कि 2.5 एग्जैक्टली 2.5 नहीं है ना, वो 2.5 से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर 2.5 हम बोलते हैं उसको राउंड ऑफ करके, तो इसलिए यहाँ पे अगर 2.5 के थोड़ा ज्यादा भी रहेगा तो भी हम उसको 2.5 बोलेंगे, या इवन यहाँ पे इधर तक भी अगर वो रहेगा तभी भी उसको हम 2.5 ही बोलेंगे। देखो समझे बात, कहां से कहां तक हम उसको 2.5 बोलेंगे, और बड़ा करके देखो ठीक से। देखो ये 2.5 यहाँ पे अगर रहेगा रीडिंग सपोज, तो उसको हम 2.5 बोलेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे रहेगा रीडिंग तभी भी उसको हम 2.5 ही बोलेंगे, क्योंकि ये जो रीडिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक सारे जो डिस्टेंसेस है वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कितना है 1 मिलीमीटर है। इसलिए यहाँ से लेके मतलब ये 2.5 और 2 पॉइंट ये कितना है 2.4 है कि नहीं, इसको हम बोलेंगे 2.4 एक्चुअली। ये वाला जो रीडिंग है, सॉरी, ये वाला जो रीडिंग है वो 2.4 है एक्चुअली, और ये रीडिंग कितना है एक्चुअली 2.6 है, दिख रहा है 2.6 है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये 2.5 और 2.4 इनके बीच में जो रीडिंग है वो कितना होना चाहिए 2.45 होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे जो रीडिंग है वो 2.55 होना चाहिए। तो इनके बीच में जितने भी रीडिंग्स होंगे 2.45 और 2.55 के बीच में जितने भी रीडिंग्स है, इन सबको हम किसके साथ अप्रोक्सीमेट करेंगे 2.5 के साथ ही अप्रोक्सीमेट करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। We cannot measure the distances which are less than 1 millimeter using the scale, and that's why we will have to approximate every reading between this interval with the 2.5 only. And that's why what we have to do is we have to approximate these all readings between this interval with this 2.5 only. तो अगर हम कहते हैं कि 2.5 रीडिंग है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, वो 2.45 भी हो सकता है और 2.55 भी हो सकता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम कितना एरर उस मेजरमेंट के अंदर आ सकता है, देखो ठीक से। तो इसमें पीछे 0.5 और आगे 0.5 अगर वो पूरा पकड़ लो तो वो बन जाता है 1 मिलीमीटर फिर से। तो 1 मिलीमीटर इतना मैक्सिमम एरर इसके अंदर आ सकता है, देखो ठीक से। ये डिस्टेंस कितना है 1 मिलीमीटर ही तो है ना कि नहीं। तो इसलिए जो भी लिस्ट काउंट होता है वही इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम पॉसिबल एरर हुआ करता है। ये बात है कि समझ में ठीक से, जो भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है वही उस इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैसे निकालेंगे, तो उसका सिंपली लिस्ट काउंट निकालने का, और वो लिस्ट काउंट ही उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर रहने वाला है। तो ये बात अच्छी तरह से याद रख लो। ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें। तो इस यही रीजन है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। तो ऑब्जर्वेशन जो है हमेशा एरर उसके अंदर आते ही है, नो डाउट। लेकिन अभी देखो होता क्या है ना कि अलग अलग एरर्स जब आते हैं तो उसके अंदर अलग अलग, अगर सपोज एक क्वांटिटी के अंदर अगर हम सपोज कुछ मेजरमेंट करते हैं और उस क्वांटिटी के अंदर हम एरर ढूंढ के निकालते हैं, मेजर करने के टाइम हमको पता चल गया कि उसके अंदर इतना एरर आ रहा है, तो लेकिन उसको यूज करके जब हम उसको आगे चल के कैलकुलेशन में लेके जाते हैं तो उसके ऊपर जो डिपेंड करने वाले क्वांटिटीज होते हैं उनके अंदर भी उसकी वजह से एरर आ जाते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, suppose we are going to measure the some area of a square, okay। एक स्क्वायर का एरिया हमको ढूंढना है, एक स्क्वायर है मेरे पास और उसका एरिया हमको ढूंढना है। अभी स्क्वायर का एरिया कैसे ढूंढा जाता है, तो उसके लिए उसका लेंथ हमको मेजर करना पड़ता है, और लेंथ अगर मेजर कर लेंगे तो लेंथ का स्क्वायर करके हम एरिया मेजर करते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। अभी सपोज हमने ये लेंथ मेजर किया और वो हमको मिला लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओके 20 सेंटीमीटर। बट ये हमने मेजर किया हमारे स्केल से, नॉर्मल वाला स्केल से। तो ऑब्वियसली नॉर्मल स्केल का ये कितना होता है, लिस्ट काउंट कितना होता है 1 मिलीमीटर होता है, बराबर। तो उसके अंदर ये जो 20 सेंटीमीटर हमने मेजर किया है तो उसके अंदर 1 मिलीमीटर का प्लस माइनस तो होगा ही ना, जरूर 1 मिलीमीटर आगे पीछे हो सकता है। मतलब ये जो रीडिंग है
वो या 19.5 से लेके 20.5 तक कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं, बिकॉज वी कैन नॉट मेजर दैट ऑलरेडी। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर 1 मिलीमीटर का एरर आ रहा है। तो उसको कैसे लिखा जाता है, देखो, when we say that the observation value of this length is 20 centimeter with a error of 1 millimeter, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर बट प्लस और माइनस 1 मिलीमीटर। अभी 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब कितना, तो तुमको पता है 1 मिलीमीटर माना 0.1 सेंटीमीटर होता है क्या नहीं, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे सीधा 20 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ऐसा जब लिख देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, नो डाउट, but it is measured with the possible maximum possible error of 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द लेंथ। समझे बात ठीक से? तो जब भी हम ऐसा लिखते हैं, अगर सपोज मास हमने मेजर किया, जो हम किसी वेइंग मशीन के ऊपर अगर खड़े रहते हैं और अगर वो हमारा मास बताता है it is suppose 60 किलोग्राम, okay, but that 60 किलोग्राम is not accurate, right? वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है मास मेजर करने वाला, उसका भी तो कुछ ना कुछ ये होगा कि नहीं, लिस्ट काउंट होगा कि नहीं, जरूर। तो उसका लिस्ट काउंट जो भी है, अगर उसका लिस्ट काउंट आ जाता है सपोज 0.01 किलोग्राम, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, पूरा वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो मास इज इक्वल टू 60 किलोग्राम विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ 0.01 किलोग्राम। देखो, तो उसको लिख सकते हैं इस तरह से, m इज इक्वल टू 60 प्लस और माइनस 0.01 किलोग्राम, दैट्स इट। तो इससे पता चल जाता है ये है उसका वैल्यू और ये है उसके अंदर का एरर। बिल्कुल। तो अभी अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमने लेंथ के अंदर मेजर करने के टाइम अगर कुछ ना कुछ एरर बना दिया, तो एरिया में कितना एरर आएगा, तो वो हमको सपोज निकालना है, क्योंकि लेंथ के अंदर ही अगर हमने एरर कर दिया तो उसका स्क्वायर जब करेंगे और उससे जब एरिया निकालेंगे तो एरिया के अंदर भी तो एरर आएगा कि नहीं, जरूर, बिल्कुल। और यही बात हम दूसरी तरफ से ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो चलो एरिया और लेंथ के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, स्क्वायर का है, स्क्वायर। कभी हम वॉल्यूम भी निकालने के लिए बोल सकते हैं। अगर सपोज हमारे पास एक क्यूब है और अगर उस क्यूब का हमको लेंथ मेजर करना है और वो लेंथ मेजर करने के बाद हमको उसका वॉल्यूम मेजर करना है, तो अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब, करेक्ट है? ये फॉर्मूला यूज करके हम वॉल्यूम निकालने वाले हैं। तो अगर हमने लेंथ के अंदर ही कुछ ना कुछ एरर कर दिया तो जरूर वॉल्यूम के अंदर भी कुछ ना कुछ एरर आएगा जरूर, क्योंकि वॉल्यूम एक्चुअली डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड लेंथ इज डायरेक्टली मेजर्ड, वॉल्यूम इज नॉट डायरेक्टली मेजर्ड। तो अगर लेंथ हम डायरेक्टली मेजर करेंगे और उसके अंदर ही अगर इतना एरर बना देंगे तो उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर कितना एरर आएगा, दैट इज आवर क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो इस टाइप के जो सिंपल सिंपल जो बातें हैं वो हमको समझनी है कि जब एक क्वांटिटी के अंदर हम कुछ ना कुछ एरर बना देते हैं तो उसकी वजह से दूसरे उसके ऊपर डिपेंड करने वाले क्वांटिटी के अंदर कितने एरर्स आते हैं, क्या एरर आता है, तो वो अगर हम देखेंगे ठीक से, तो अगर मान लेते हैं कि एक क्वांटिटी है z, ठीक है, z जो कि दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक है x और दूसरा है y। तो और ये इस तरह से डिपेंड करता है कि z इज गोइंग टू बी इक्वल टू x प्लस y। Then what happens is, if suppose we have measured x directly with the possible error of delta x, okay, and suppose that y is also measured with the maximum possible error of delta y, then z will also be found out, and what will be the error in z we have to find out now। तो ये जो x और y के अंदर के जो एरर्स है वो हमने फाइंड आउट किए हैं ऑलरेडी, वो हमने मेजर किए हैं डायरेक्ट, लेकिन z के अंदर का जो एरर है वो हमको फाइंड करना है, बिकॉज z डिपेंड्स ऑन x एंड y, ठीक है, z जो है वो x और y के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए z का जो एरर है वो हमको डायरेक्ट नहीं मिलने वाला। तो z के अंदर का जो एरर है वो भी x के अंदर के एरर और y के अंदर के एरर के ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल। और हम ये प्रूव कर सकते हैं कि देखो, अगर z का जो नया वैल्यू है तो वो कितना रहेगा बताओ, तो वो रहेगा z प्लस और माइनस डेल्टा z, which is going to be equal to x का नया वैल्यू कितना रहेगा, x प्लस डेल्टा x। सपोज अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर अगर ढूंढते हो तो उसके लिए x z प्लस डेल्टा z will actually be equal to x प्लस डेल्टा x प्लस y का नया वैल्यू वो कितना होगा, y प्लस डेल्टा y। ओके, so if we add this
together, then we can get this simply z plus delta z, which is going to be equal to x plus y. ऐसा लिख सकते हैं इसको, x plus y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ऐसे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमको ये मिलेगा कि z प्लस डेल्टा z इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अब यहाँ पे x प्लस वाई माना क्या है, ये देखो x प्लस वाई माना z है कि नहीं, तो इसलिए उसको अगर हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी z बन जाएगा और प्लस यहाँ पे डेल्टा x प्लस डेल्टा y एज इट इज बचेगा, जिसमें से अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, z कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ से और बचेगा क्या, सिंपली डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y. Okay, so this is going to be the formula for finding the error in z. If we know the error in x and error in y, तो अगर दो क्वांटिटीज के बीच में अगर हमको एरर पता है तो उनके एडिशन में कितना एरर आता है, उन दोनों के अंदर के एरर के एडिशन के बराबर आता है, बिल्कुल. तो ये होता है, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरर इन द एडिशन. तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल, अभी एडिशन का एग्जांपल क्या है बताओ, कहाँ कहाँ पे हम एडिशन यूज करते हैं, जैसे देखो पेरीमीटर होता है कि नहीं, पेरीमीटर, अगर एक रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके, इज कॉल्ड एज अ पेरीमीटर. तो अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ और उसका डबल, समझा ना क्यों, क्योंकि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये वापस लेंथ आ जाएगा और ये वापस ब्रेड्थ हो जाएगा, तो दो बार लेंथ और दो बार ब्रेड्थ, तो इसलिए 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. एंड सपोज दैट वी हैव मेजर्ड दिस लेंथ as 20 with a plus or minus 0.1 centimeter and breadth is measured to be suppose 10 with a possible error of 0.1 centimeter again. So what will be the possible error in perimeter, tell me, what can be the error in perimeter? Yes, देखो अच्छा पेरीमीटर का वैल्यू कितना होगा वो तो नहीं पूछ रहे, वो तो तुमको पता है कैसे निकालने का, 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 20 प्लस 10, हाउ मच इट विल बी, 20 plus 10 is 30, 32 is 60, 60 centimeter is going to be this perimeter, no doubt, but what is the error in perimeter, that is the question. देखो अभी अभी हमने क्या प्रूव किया, ये देखो इधर, if z is equal to x plus y then delta z happens to be delta x plus delta y. अब यहाँ पे मुझे बताओ डेल्टा x कौन है, ये देखो ये डेल्टा x है और ये कौन है, डेल्टा y ही तो है, बिकॉज x एंड y की जगह अभी किसने ली है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ने ली है, बराबर. तो इसलिए अगर लेंथ के अंदर 0.1 इतना एरर आ रहा है, ब्रेड्थ के अंदर अगर 0.1 इतना एरर आ रहा है, तो फिर पेरीमीटर के अंदर कितना एरर आएगा, जरूर 0.2 इतना एरर आएगा, बिल्कुल हो गया. So this is going to be the final answer. As another example, just we can do, suppose we have 2 registers which are connected in series. Suppose ये एक रजिस्टर है और ये एक दूसरा रजिस्टर है जो हमने सीरीज में लगा दिया इस तरह से, और उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है. और मान लो कि ये रजिस्टर जो है, फर्स्ट वाला जो रजिस्टर है वो हमने मेजर किया, उसको हम R1 डिनोट करेंगे, R1, ठीक है, और सेकेंड वाला रजिस्टर को R2 से डिनोट करेंगे, चलो ठीक है. अभी ये जो दोनों के वैल्यूज है वो हमने मेजर करके रखे हैं और R1 का जो वैल्यू है वो हमको पता चल रहा है कि सपोज 120 किलो ओम, देखो ठीक से R1 का वैल्यू है 120 किलो ओम with the possible error of 30 किलो ओम. तो इसको ऐसा लिखेंगे कंबाइन, किलो ओम जो है वो डायरेक्ट सामने लिख देंगे उसके, चलेगा. एंड R2 जो है, R2 इज मेजर्ड एज 100 ओम किलो ओम with a possible error of 20 kilo ohm. Okay, so what will be the error in the measurement of the series resistance of these two? Series resistance पता है तुमको कितना होता है, when two resistors are connected in series, what is the equivalent resistance, what is the formula for that? Yes, R1 plus R2, बराबर है. तो
what will be the series resistance of this combination then? कितना होगा वो? 120 plus 100, which happens to be simply 220, no doubt. So 220 kilo ohm, ये हो गया series resistance. But how can we get that delta RS? That is the error in the measurement of series equivalent resistance. Check. बताओ रवि, कौन बताएगा? 50. Very good, 50 kilo ohm. That's it. Just because delta RS is going to be simply delta R1 plus delta R2, where delta R1 is going to be 30 and delta R2 is going to be 20. So if we add them up, we get this as a 50 kilo ohm. And then we can say that the total value of series resistance RS, how can we write it as in terms of error? So it will be like 220 plus or minus 50 kilo ohm. That's it. समझे ठीक से? तो अभी ये समझा ठीक से कि हमने अभी जो x एंड y जो यूज किए थे वो एक्चुअली जस्ट रिप्रेजेंटेटिव थे. हमेशा x एंड y होने वाले क्या? नहीं. तो x and y will be replaced by either R1 R2 or sometimes they may be replaced by something else. ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे पेरीमीटर के केस में हुआ था. तो इवन आगे चल के भी और किसी दूसरे लेटर से वो रिप्लेस हो सकते हैं. लेकिन हमको ये समझना है कि इफ सपोज अ क्वांटिटी z is equal to the sum of other two quantities x and y in general, suppose, then the error in z can be found out to be equal to error in x plus error in y. तो ये रूल है, ये रूल अच्छी तरह से याद रखना है. ठीक है. So this is the algebra of errors we have to consider. And delta x and delta y कैसे हमको मिलेंगे? कहाँ से मिलते हैं delta x and delta y? वो तो प्लस और माइनस के बाद में जो होता है वही होता है. लेकिन क्वेश्चन में तुमको चलो ठीक है प्लस और माइनस के फॉर्म में ही अगर दिया है तो इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ एरर. बट कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा नहीं देते हैं, ऐसा प्लस और माइनस करके नहीं देते हैं. तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो उस केस में ये सोचेंगे कि अगर वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से वो मेजर किया हुआ है. ठीक है, अगर स्केल से हम मेजर करते हैं तो उसके अंदर जरूर एक 0.1 का सेंटीमीटर का एरर उसमें आना ही आना है. तो उसके अंदर एरर कितना रहेगा? 0.1 सेंटीमीटर का रहेगा. तो जिस इंस्ट्रूमेंट से वो मेजर किया जाता है तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट, वही उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर बनता है, मतलब डेल्टा एक्स बनता है या डेल्टा वाई जो भी होता है. तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई विल एक्चुअली बी इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट which is used to measure that value. ठीक है, तो इस तरह से हम एरर निकाल सकते हैं. और कभी कभी तो एरर जो है वो परसेंटेज में दिया जाता है. परसेंटेज में अगर मान लो कि एरर दिया है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन हमको दिया हुआ है और वो दिया है सपोज समझो हमने एक मास मेजर किया और ये बोला है कि मास इज इक्वल टू 500 kilogram, but it is with the possible error of maximum possible error is 1%. अब देखो 1% is the error. अब how will you understand how much it is the error? क्या error यहाँ पे 1 किलोग्राम error है क्या? नहीं. 1% का मतलब क्या होता है? अगर वो ऑब्जर्वेशन 100 होता तो एरर कितना आता? 1 आता. लेकिन वो ऑब्जर्वेशन 100 है क्या? 500 है वो. तो जब ऑब्जर्वेशन ही 500 है तो एरर कितना आएगा? 5 आएगा, 5 किलोग्राम. समझा कैसे? तो हमको क्या करना है? डेल्टा एम जो है वो कैसे निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट दिस 1% ऑफ एम, मतलब ये 500. तो इस 500 का 1% निकालना मतलब ये 1/100 इंटू 500. ये अगर करेंगे तो ये जो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा 5 किलोग्राम. सो हाउ मच इज द एक्चुअल एरर? 5 kilogram. So how can we write this in the form of plus or minus then? तो मास को हम कैसे लिखेंगे? m is given to be equal to 500 plus or minus 5 and that is going to be in kilogram combine. हो गया. देखो समझा ठीक से? तो एरर अगर परसेंटेज में दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. जो भी ओरिजिनल वैल्यू उसका होता है उसका हम परसेंटेज निकाल के लेंगे और उससे हमको
उसका अंदर का एरर मिल जाएगा, दैट्स इट। सो इस तरह से एरर निकाल सकते हैं आराम से। तो ये सब थोड़ा सा याद रखो अच्छी तरह से। तो कल हम फिर इसके भी आगे जाके सब्सट्रैक्शन में क्या होता है वो देखेंगे, उसके भी आगे जाके मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डिवीजन में क्या होता है, जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो उनके अंदर का एरर का क्या होता है, जब दो क्वांटिटीज डिवाइड किए जाते हैं तो उनके अंदर का एरर का क्या होता है, और जब एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से पावर से रेज किया जाता है, मतलब स्क्वायर या क्यूब या रूट निकाला जाता है, तो उसकी वजह से एरर में क्या फर्क पड़ता है वो सब हमको देखना है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट हो या कुछ आपको पूछना है तो पूछो। आज के लेक्चर में अगर कुछ आपको डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो शीट सॉल्व कर रहे हो ना, मैंने जो अपलोड किया है? सर मैं हाँ एग्जाम्स के बाद हाँ, कर ठीक है, सकती तुम्हारा नहीं, तुम्हारा ठीक है। तो बाकी ऋतु है, अर्पिता, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा कैमरा ऑन करो। देखो ऐप में मैंने एक अगर आप अपलोड ये सेक्शन में जाएंगे ना, स्टडी सेक्शन में जाएंगे ना, स्टडी लिंक में, स्टडी के अंदर मैंने एक शीट अपलोड किया है। दो शीट्स एक्चुअली, दो एमसीक्यूज के शीट्स है। तो वो आपको देख के उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन जो है वो ठीक से सॉल्व करना है, और उसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने डायमेंशंस का डिस्कस किया, यूनिट्स डायमेंशंस के बारे में, और उसके बाद फिर ये भी ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में भी हमने डिस्कस किया, और अभी कल और आज हमने एरर्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा ट्राई करो, और डोंट बॉदर इफ यू कैन नॉट सॉल्व इट। अगर तुमको नहीं आते हैं तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में पूछो जरूर, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे बिल्कुल। तो जरूर वो ट्राई करो, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आके पूछना कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया, ये आया, या इतने सारे क्वेश्चंस मैंने किए, ट्राई किए, लेकिन इसलिए सारे नहीं आए, ऐसा सब थोड़ा सा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली, सो अभी एक 5 मिनट ब्रेक ले लो, एंड जस्ट 4 o'clock को फिर बायो का लेक्चर है, तो उसके लिए ज्वाइन करो। ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।